नहीं, मैं सवाजपुर से कम 20 साल से जुड़ा हूँ और मैं उनके सुख दुख में शामिल भी होता हूँ। मैं उनसे परिचित हूँ, वो मुझसे परिचित हैं। ये ज़मीन से जुड़ाव, जड़ों से जुड़ाव, ये हमको हरदोई ले आया। मैं हरदोई आया तो मैं इकलौता हड्डी सर्जन था। बाबा कॉलेज है सांडी में, वहाँ से 6ठा 7वां 8वां किया। ये जो सरकार चल रही है, ये तानाशाही रवैया अख्तियार किए। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति का शिकार होंगे। राजनीति में आने का मेरा मकसद केवल और केवल लोगों की समस्याओं का निराकरण करना है, ना कि पद और प्रतिष्ठा के लिए। उस समय मेरे पास ऑफर ये भी था कि मैं दिल्ली जाके, बम्बई जाके या विदेश जाके, हमारे बहुत सारे साथी दिल्ली मुंबई में सेटल हैं, कुछ यूएस में सेटल हैं, कुछ यूके में सेटल हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल, समाजवादी पार्टी बाहर है सत्ता से, भाजपा में रहते मलाई खाते। नहीं, सही कह रहे हो ये, लेकिन ये वैचारिक सरकार शिक्षा, रोजगार, नौकरी, महंगाई सब पे फेल। सौंदर्यीकरण करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे। रोज मोदी जी को अपमानित करता है, कहता है अगर जिस दिन मैं चाहूँ मोदी जी की राजनीति खत्म कर सकता हूँ। अभी कहा ट्रम्प ने। हरदोई जनपद के प्रमुख नेता, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, माननीय नरेश अग्रवाल और उनके बेटे नितिन अग्रवाल। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माननीय नरेश अग्रवाल जी बहुत ही प्रतिष्ठित और हरदोई में जानने माने चेहरे हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मेरे पॉडकास्ट कार्यक्रम के खास मेहमान जो है आप देख सकते हैं से हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आज इनसे कई सवालों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब इनका परिचय हम दे देते हैं कि ये सवाजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के भावी विधानसभा प्रत्याशी हैं, जो कि 27 के चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब इनका परिचय जो है, ये हरदोई जनपद में चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कुंती नर्सिंग होम के ये ऑनर हैं। और दूसरा इनका परिचय ये भी है कि प्रेजेंट के हाल में ये जो है IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये जिलाध्यक्ष भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इतिहास क्या है? हमने तो परिचय आपका दे दिया, आपके अकॉर्डिंग आपका क्या इतिहास है? बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई। मेरा इतिहास यही मानिए कि मैं एक बहुत साधारण परिवार से उठ के शिक्षा के बदौलत, संविधान के बदौलत मैंने मेडिकल की पढ़ाई करी और उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स से किया। जब मैं यहाँ आया था तो जनपद का मैं पहला ऑर्थोपेडिक सर्जन था और समाज का उत्तर प्रदेश का पहला ऑर्थोपेडिक सर्जन था। तो मैं अपने को यही मानता हूँ कि मुझे जो भी कुछ हासिल हुआ है शिक्षा की बदौलत, संविधान के बदौलत, और मेरे माता पिता का जो रुझान था पढ़ाई की तरफ, उन्होंने संपत्ति नहीं एकत्रित की, लेकिन अपने बच्चों को, सभी बच्चों को, मैं 3 भाई हूँ, उन तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छा पढ़ाने का काम किया और उसके बदौलत आज हम तीनों सरसब्ज हैं। मैं डॉक्टर के रूप में यहाँ सेवा दे रहा हूँ और मेरा एक छोटा भाई संडीला है, वो अपना फैक्ट्री डाले है। एक सबसे छोटा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एक बहुत ही साधारण परिवार से उठ के हम लोग शिक्षा के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरे मन की यही इच्छा है। मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ा तो सभी ने कहा पे बैक टू सोसाइटी। जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस परिवेश में आप पैदा हुए हैं, अगर आप आगे बढ़े हैं तो कोशिश करिए कि अपने समाज के और लोगों को भी आगे लाइए। तो उसके तहत मैं अपनी सेवाएं चिकित्सा क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में देने का प्रयास करता हूँ। बात करें सर, आपको हम नेता कहें या डॉक्टर कहें? दोनों बात है। देखिए, शुरुआत हमने डॉक्टर्स से की थी और जब मुझे लगा, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आम जन आपसे मिलता है, अपनी पीड़ा कहता है और उस पीड़ा के दौरान ये पता चला कि हाँ, कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो केवल डॉक्टरी के विधा से ठीक नहीं की जा सकती हैं। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं राजनीति में भी जाने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारे महापुरुषों का कथन प्लेटो ने भी कहा था और राम मनोहर लोहिया जी ने, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति का शिकार होंगे। ये हमारे जहन में कहीं ना कहीं था, इसलिए हमने सोचा कि अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमारे जो जिम्मेदारी थी बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति पूरी हो गई है, तो बाकी जीवन हमें
समाज के प्रति लगाना चाहिए। और राजनीति से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। राजनीति के माध्यम से आप जन की समस्याएं जो हैं, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उसका आप निराकरण कर सकते हैं। इसलिए राजनीति में आ गए तो आप डॉक्टर कह सकते हैं या राजनेता कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुंती नर्सिंग होम हॉस्पिटल के ऑनर हैं जी आप हड्डी विशेषज्ञ अपने आप में लिखते हैं, जी। तो ऐसा हड्डी विशेषज्ञ को लेकर कोई एक इतिहास बता दें। हड्डी विशेषज्ञ, अब चूँकि पहले तो MBBS किया जाता है, MBBS के बाद फिर स्पेशलाइजेशन का नंबर आया। हम लोग देखिए, जब हम पढ़े थे, आज स्थिति शिक्षा की बहुत ख़राब है। जो सरकारी स्कूल होते थे उसमें कोई फीस नहीं होती थी, निःशुल्क सरकारी स्कूल होते थे, उनसे पढ़ के हम आगे बढ़े। यहाँ बाबा कॉलेज है सांडी में, वहाँ से 6ठा 7वां 8वां किया। और जब मेडिकल पढ़ने गए तो मेरी जो है पूरे साल की जो फीस थी 700 रुपये मात्र थी। आप सोच सकते हैं 700 रुपये में आज प्राइमरी भी कोई अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। तो उस परिवेश से हम गए, MBBS किया, उसके बाद मौका मिला तो फिर MS किया। MS में मुझे तमाम जो है स्पेशलाइजेशन की ऑफ़र था, लेकिन मुझे लगा कि हड्डी थोड़ा दूसरे तरह का है, इसलिए हड्डी हमने चुना। और मैं हरदोई आया तो मैं इकलौता हड्डी सर्जन था। उस समय मेरे पास ऑफ़र ये भी था कि मैं दिल्ली जाके, बम्बई जाके या विदेश जाके, हमारे बहुत सारे साथी दिल्ली मुंबई में सेटल्ड हैं, कुछ US में सेटल हैं, कुछ UK में सेटल हैं, लेकिन ये ज़मीन से जुड़ाव, जड़ों से जुड़ाव, ये हमको हरदोई ले आया। और मैं अपना संतुष्ट हूँ कि मैं यहाँ हूँ, अपने परिवार का भी देखभाल कर पा रहा हूँ और अपने क्षेत्र का भी कर पा रहा हूँ। मतलब विदेश जैसी लाइफ को छोड़कर आप गृह जनपद में प्रवेश किया है। नहीं, बिल्कुल ऑफर था। हमारे बहुत सारे मित्र इस समय वहीं पे हैं और उनका अपना नज़रिया है, हमारा नज़रिया है कि हम इस परिवेश से उठ के गए हैं, हमारे माँ बाप हैं यहाँ पे, हमारा परिवार है, हमारा क्षेत्र है, तो हम देखिए रोटी और कपड़ा मकान वो तो सब हासिल ही हो गया, और क्या विदेश में जाके हासिल करते हैं भाई? लग्जरी लाइफ थोड़ी बहुत यहाँ भी हो सकती है, पर जो असली चीज़ है कि हम अपने जड़ों से जुड़े हैं, माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं और अपने क्षेत्र की सेवा कर पा रहे हैं। जिस परिवेश में हम बड़े हुए और वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम उन लोगों को भी साथ लेके जितना भी हम अपना तरफ से कर सकें करें। बात करें अब राजनीति की, तो आप पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे सवाईपुर विधानसभा से। जी। तो आपको कितने वोट मिले थे? मुझे उस समय लगभग 20,000 के आसपास वोट मिला था। अच्छा। और वो हम लोग केवल इच्छा यही थी कि कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में डालें कि नहीं, हमारी भी कहीं वजूद है। दरअसल मैं जिस समाज से आता हूँ, कुशवाहा समाज से, उस समय कुशवाहा समाज की गिनती ही नहीं थी। किसी विधानसभा में कहा जाता था कि 4,000 हैं, किसी में 3,000 हैं, किसी में 5,000, 5-6 हज़ार से ऊपर किसी विधानसभा में गिनती नहीं थी। तो हमारे जो साथी थे उस समय के, उन सब ने तय किया कि नहीं, चुनाव हमें लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ेंगे, हमें वोट मिलेगा, तभी हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा पाएंगे। तो ये पर्पज़ था पीस पार्टी से लड़ने का। और दूसरा, जो उस समय तत्कालीन विधायक थी जिनकी हम लोगों ने काफ़ी सेवा की थी, उनको चुनाव जितवाया था, उनसे कुछ मतभेद हुए थे, तो इस कारण जो फिर हम पीस पार्टी से लड़े थे और करीब 20,000 के आसपास वोट मिला था। एक वो कम थोड़ा सा इसलिए हो गया कि एक और हमारे स्वजाति बाहर से आ गए थे दूसरे जनपद से, और उन्होंने आखिरी समय में अपना नामांकन किया और वो भी 4,000 वोट काट ले गए। तो ये सब स्थितियां रहीं और चुनाव लड़े और लोगों का प्यार मिला। फिर उसके बाद आप बसपा में चले गए, तो बसपा में क्यों नहीं? नहीं, बसपा से ही हम पीस पार्टी में आए। अच्छा, बसपा से पीस पार्टी में गए? बसपा से ही पीस पार्टी में आए थे। और पीस पार्टी के बाद फिर कुछ दिन इधर उधर रह के हमारे तमाम जो नेतागण थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो उन्हीं के साथ हम भी 2016 में भारतीय जनता पार्टी में हमने अपनी संस्था ली थी। कुछ दिन वहाँ काम किया, फिर समझ में आया कि ये पार्टी दरअसल कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अच्छा। दरअसल ये OBC और SC के लिए जहर है। उनका मुखौटा आपको प्रस्तुत करेगी, उनका
जो है आपको नाम दिखाएगी, और जब कभी काम की बात आएगी तो हमेशा ये भेदभाव करेगी। तो जब ये समझ में आया तो हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, और 2021 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, और ज्वाइन करते ही उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव का पद दे के और काम करने का मौका दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी 2 पंचवर्षीय से बाहर है सत्ता से। भाजपा में रहते मलाई खाते। नहीं, सही कह रहे हो ये, लेकिन ये वैचारिक लड़ाई है। भाजपा जब मैंने छोड़ा था तो मैं ओबीसी भाजपा का जिला अध्यक्ष था। मैं कोऑपरेटिव संस्था उपभोक्ता भंडार उसका मैं अध्यक्ष था। तो ये सब होते हुए भी क्योंकि वैचारिक लड़ाई थी, ये लड़ाई हक हुकूक की थी। जिस वर्ग से मैं आता हूँ, ओबीसी समाज या एससी समाज जो हमारे समकक्ष है, या उनका अनदेखी हो रही थी। वोट उनका और राज किसी और का। जब हमने ये देखा और हमने कई मंचों पे बात उठाई, जब मुझे समझ में आया कि ये तो केवल आपका शोषण करेंगे, आपका वोट लेंगे, लेकिन आपके हक हकूक़ के नाम पे ये जो है हमेशा आपको किनारे करेंगे, तब फिर मैंने भाजपा छोड़ना ही उचित समझा। ये यद्यपि उस समय भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है, और समाजवादी पार्टी थोड़ा दूर थी सत्ता से, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अखिलेश यादव जी पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनके साथ शामिल होकर इनकी लड़ाई में साथ देना चाहिए, और अपने जो विचार को वैचारिक बात है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप जो है 2021 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, 22 में विधानसभा का चुनाव था। जी जी जी। टिकट भी मांगा होगा आपने, क्या हाँ। कारण रहा, क्या कमी रही जो टिकट नहीं मिल पाया 22 में? नहीं, 22 में टिकट के किनारे पहुंच गए थे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और हमारे सवाजपुर के नेता आदरणीय पतंग राग सिंह पम्मू भाई, इन दोनों लोगों के साथ बिठाला था, और वो चाह रहे थे कि टिकट जो है बदले, लेकिन पम्मू भाई ने कहा कि नहीं, मैं काफ़ी दिनों से लगा हूँ, आपने चूंकि पहले हमें आश्वस्त कर रखा है, इसलिए इस बार मुझे लड़ने दे दीजिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ठीक है, आप लड़िए, और काफ़ी मंथन के बाद फिर अंततोगत्वा उनको टिकट मिला, और मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा इनका सहयोग करो, तो मैंने सहयोग किया था। क्या लग रहा 27 में टिकट मिल जाएगा कि इस बार भी बाहरी? नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए, इस बार लड़ाई लंबी है। इस समय लड़ाई विधायक बनने की नहीं है। ये जो सरकार चल रही है, ये तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए है। ये पिछड़ों दलितों को जो है उनका शोषण कर रही है, जो उनका संवैधानिक आरक्षण है उसको हड़प कर रही है। और मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद इतनी भयंकर बेरोजगारी बढ़ी है, और उसका कारण यही है कि ये जो पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, इसको आम जन से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी है, विधायक बनने की नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से पीडीए का फार्मूला 2024 में लोकसभा के दौरान अपनाया है, तो सबको समाहित करने का काम करेंगे। मुझे अगर टिकट देते हैं तो मैं समझता हूं कि लड़ाई अच्छी लड़ी जाएगी, और हम लोग जो है सरकार बनाएंगे, और सरकार तो बननी भी चाहिए, और बन भी रही है 2027 में। अच्छा, बात करें जहां से आप तैयारी कर रहे हैं सवाजपुर विधानसभा की, तो सवाजपुर विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है? सवाजपुर विधानसभा पीडीए बाहुल्य है, लगभग 4 लाख वोट है, और उसमें करीब करीब 3 लाख वोट पीडीए है। अभी तक कुछ कारण रहे कि पीडीए एकजुट नहीं हो पाया। हमारा प्रयास है कि पीडीए इस बार एकजुट हो, और अगर पीडीए एकजुट हो गया तो वहाँ से फिर समाजवादी पार्टी को कोई हराने वाला नहीं। अच्छा, बात करें अगर सवाजपुर विधानसभा की, तो नदियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल सवाजपुर विधानसभा, बिल्कुल। ऐसी वहाँ की मूल रूप से समस्या क्या है? वहाँ की मूल समस्या देखिए, एक बाढ़ प्रभावित भी है, दूसरा वहाँ से पलायन बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। मैं तो देखता हूँ गांव में लगभग 15-20% जो नए नवयुवक हैं, वो या तो दिल्ली काम कर रहे हैं, या गुजरात काम कर रहे हैं, या बम्बई काम कर रहे हैं,
तो पलायन बड़ी वहाँ की दिक्कत है। इसके साथ साथ शिक्षा, अभी इस तरह की शिक्षा वहाँ पे नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर कॉलेज है, ना ही जो स्कूल है। तो ये सब दिक्कतें हैं। मुझे लग रहा है कि क्षेत्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, औद्योगिकीकरण होगा तो जो बच्चे बाहर हैं, जो पलायन कर गए हैं, ये फिर से लौट के आएंगे और उनके परिवार सरसब्ज होंगे। किसानों की बड़ी समस्या है, जो आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर। तो ये सारी समस्याएं हैं, हमारी निगाह में है। बाढ़ प्रभावित एरिया होने के नाते और 5 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र के नाते वहाँ स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। अगर कोई सवाईजपुर के एक कोने में कोई बीमार होता है तो हरदोई तक लाने में उसको जो है 15-20 घंटे भी लग सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जगह जगह वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, और स्वास्थ्य केंद्र ऐसे जहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद हैं। कहने को 2-3 स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं तो फिर सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो तमाम बिंदु हैं वहाँ। एक्सप्रेसवे तो निकल गया है और वो भी भ्रष्टाचार का शिकार है, जगह जगह रिपोर्ट आ रही को टूट रहा है। लेकिन जो संपर्क मार्ग हैं सवाईजपुर के, वो टूटे हुए हैं, उस पर चलना मुश्किल है, उस पर गाड़ियाँ ले जाना मुश्किल है, उसमें साइकिल मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल है। तो बड़ी समस्याएं हैं, इनकी तरफ मुझे लग रहा कि ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने बात की है स्वास्थ्य की, तो अब स्वास्थ्य पर ही एक सवाल बनता है कि आपके गृह जनपद हरदोई के ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, जी, उनका विभाग भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी जी, हैं। जी, जी। तो हरदोई जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? आप एक चिकित्सक भी हैं, तो अपने हिसाब से एक सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए कि हरदोई जनपद में क्या होना चाहिए स्वास्थ्य में। देखिए, हरदोई जनपद में मेडिकल कॉलेज जरूर बना दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ ना तो डॉक्टर्स हैं, ना ही सुविधाएं। आज भी इमरजेंसी में कोई मरीज जाता है तो 80% यहाँ से रेफरेंस होता है लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए। तो अभी नाम मात्र का ही मेडिकल कॉलेज है, इसको सुदृढ़ीकरण की ज़रूरत है। डॉक्टर्स लाने चाहिए और हर स्पेशलिटी के डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियक सर्जन नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है, स्किन का इवन छोटी सी एक जो स्पेशलिटी है उसका कोई डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह तमाम कमियां हैं। इस कमियों को मुझे लग रहा है तो सरकार दुरुस्त नहीं करना चाहती, केवल बिल्डिंग दिखा के और लॉलीपॉप जो है जनता को, हरदोई की जनता को थमाना चाहती है। तो ये निराकरण नहीं हो रहा। नहीं तो कॉलेज बने हो तो काफ़ी समय हो गया, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तमाम मशीनें अवेलेबल नहीं है, कैसे जनता का इलाज हो। अच्छा, बात करें आपकी, आप सवाईजपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, तो जनता आपको ही क्यों चूज करेगी जब आपको टिकट मिल जाएगा? आपने ऐसा क्या खास किया है सवाईजपुर विधानसभा के लिए? नहीं, मैं सवाईजपुर से कम 20 साल से जुड़ा हूँ और मैं उनके सुख दुख में शामिल भी होता हूँ। मैं उनसे परिचित हूँ, वो मुझसे परिचित हैं। हरदोई में रह के क्षेत्र की जनता यहाँ पर आती है और जो समस्याएं उनकी होती हैं, चाहे मेडिकल संबंधित हो, मैं उनका निवारण करने का प्रयास करता हूँ। और अन्य विभागों से संबंधित अगर कोई समस्या होती है, चूँकि हरदोई में है, हरदोई में जितने अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं सभी से मिलना जुलना होता है, तो जनून समस्या मैं उनकी निराकरण करने का प्रयास हमेशा किया है और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है। वो जानते हैं कि मैं अगर राजनीति में हूँ केवल पैसे के लिए नहीं हूँ, विधायक या मान सम्मान के लिए नहीं। डॉक्टर भी, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी एक अच्छा प्रतिष्ठित पद है और उसमें भी मतलब भर का पैसा है, चाहे तो बहुत कुछ उसको बढ़ाया जा सकता है। तो राजनीति में आने का मेरा मकसद केवल और केवल लोगों की समस्याओं का निराकरण करना है, ना कि पद और प्रतिष्ठा के लिए। तो ये हमारे लोग समझते हैं और मुझे लग रहा है वो प्यार देते आए हैं। 20 साल से जुड़ाव अगर जनता से है और जनता आज भी आपके लिए खड़ी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कारण है, वो आपको मानती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं वहाँ से आऊँगा तो जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। पिछड़े वर्ग के लिए और दलित समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए हम लोग समय समय पे कार्यक्रम करते रहते हैं, उनको जागृत करने का भी प्रयास करते हैं और उनको समाज के जो हमारे लोग हैं उनके साथ जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें होंगी और लोग मुझे प्यार देंगे।
आप समाज की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी का एक एजेंडा भी है पीडीए। जी। पीडीए है क्या डॉक्टर? पीड़िए पीड़ित, दुखी, अपमानित है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक बड़ा वर्ग पीड़ित है, दुखी भी है और अपमानित भी हो रहा है। और दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि इस प्रदेश का, इस देश का जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जिसको कभी मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज कहा था, उसके हक हुकूक पे डाका पहले भी डाला गया और जब से भाजपा की सरकार आई है ये भयंकर बढ़ा है। इनके लिए जो रास्ते थे, इनको आगे बढ़ने के रास्ते, शिक्षा के, रोजगार के, सरकारी नौकरियों के, वो सब समाप्त हो गए हैं। तो ये पीडीए की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि 2027 में पीडीए समाज ही भाजपा की विदाई करने का काम करेगा और पीडीए की ही सरकार बनेगी। सावात तहसील में अभी ही एक मामला हुआ है जी परियल गांव में, जी जी जी। तो एसडीएम पर जानलेवा हमला हुआ है। भाजपा के नेता पर आरोप है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कैसे देखते हैं इसको? ये उनका आपसी लड़ाई है, पर मैं यहाँ फिर कहूँगा वो हमला जो भी हुआ है उसके तह पे जाना चाहिए। और जिस अधिकारी का नाम आ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो अधिकारी विवादित रहे हैं और मैं तो मानता हूँ कि चूँकि वो पीडीए समाज के हैं, जो वहाँ जिनका नाम आ रहा है लालाराम राजपूत जी, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और इसलिए उनको प्रताड़ित करने के लिए ये सब कार्रवाई की गई। और जब किसी को ज़्यादा दुखी करोगे, ज़्यादा प्रताड़ित करोगे तो फिर रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन में मुझे लग रहा है कि चोटें आई होंगी एसडीएम साहब को। तो मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि लालाराम राजपूत जी की जो है उनकी पक्ष भी जानने की आवश्यकता है। उनका पक्ष जाने तभी इस पर कोई कार्रवाई करे। हालांकि प्रशासन तो आजकल निरंकुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन जिसको चाहे उसको प्रताड़ित करने का काम करता है और मैं इसका घोर विरोध हूँ। अभी हरदोई शहर में ही डीएम चौराहे पर आप लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ जी। उसके बाद आप डीएम साहब से मिले, जी। तो अशोक स्तंभ को लेकर क्या बात हुई थी, क्या मुलाकात हुई थी, पब्लिक को क्या समझाया आपने, समाज के लोगों को क्या संदेश दिया? दरअसल अशोक स्तंभ इस देश का प्रतीक चिन्ह है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। यहाँ पर अशोक चिन्ह डीएम चौराहे पे स्थापित था, फिर बीच में एक ट्रक कहीं जाके वहाँ टकरा गया और अशोक चिन्ह जो है वो टूट गया। प्रशासन ने टेम्परेरली उस एक नया प्रतीक चिन्ह बना, एक अशोक स्तंभ नया बना के वहाँ पे किनारे रख दिया और ठीक ठाक रखा। लेकिन बाद में एक जो प्रकरण हुआ, हमारे जो यहाँ के माननीय मंत्री जी हैं नितिन अग्रवाल जी, उन्होंने कहीं वक्तव्य दिया कि डीएम चौराहे पे किसी महापुरुष की मूर्ति वो लगवाने का काम करेंगे। तो जो सम्राट अशोक को मानने वाले, जो इस देश के संविधान को मानने वाले, इस देश के लोकतंत्र को मानने वाले, जिनकी आस्था अशोक स्तंभ में थी, उन सब का भावना आहत हुई निश्चित। उन्होंने फिर बात कही कि भाई देखिए, अशोक स्तंभ को आप ऐसे नहीं हटा सकते, ये नियम भी यही है। किसी भी प्रतीक चिन्ह, बल्कि अशोक स्तंभ को अब हटाने के लिए आपको लंबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और पहली बात तो अशोक स्तंभ जहाँ स्थापित है वहाँ से हटा ही नहीं जा सकता। तो समाज के लोगों ने और जनसामान्य ने उसमें आक्रोश दिखाया और एक कॉल की गई कि 30 मई को हम हरदोई जाम करेंगे। लाखों लोगों का प्रस्ताव आया कि हम सब आएंगे, और केवल जनपद के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के और पूरे देश से, कई लोग तो बम्बई से और महाराष्ट्र से और पूना से, गुजरात से यहाँ पर आने के लिए तैयार थे, और कुछ लोग आए भी थे 30 तारीख को। लेकिन प्रशासन से जब बात हुई, प्रशासन ने मुझे बुलाया और कई हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाया, तो उनके सामने हम लोगों ने यही प्रस्ताव रखा कि देखिए, अशोक की लाट आप हटा नहीं सकते, वो टेम्परेरी हटी है। तो जब भी आपका वहाँ पे दूसरी कोई मूर्ति लगाने का प्रस्ताव आए तो सबसे पहले अशोक की लाट लगनी चाहिए। तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं,
हमारा कोई ऐसी बात नहीं है, किसी मंत्री ने किसी नेता ने कहा है, अभी शासन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता, कहा गया है। और नेता लोग तो ऐसी बातें कहते रहते हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना होता है, कई बातें सच्ची भी कहते हैं, कई बातें जो है झूठी भी कहते हैं। तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि वहाँ पर कोई दूसरी महापुरुष की मूर्ति लगेगी, केवल और केवल वहाँ लगेगा तो अशोक स्तंभ लगेगा। चूँकि अभी रोड का चौड़ीकरण है, उसके बाद डीएम चौराहे का सुंदरीकरण होगा, तो ये सब काम चूँकि अभी पेंडिंग है, ये होंगे, उसके बाद ही हम वहाँ पर अशोक स्तंभ लगा पाएंगे। इसलिए थोड़ा हमें समय चाहिए। तो हम लोग समझ में आया कि नहीं, प्रशासन सही कह रहा है, तो कॉल हमने वापस ली, हमारे तमाम जो साथीगण थे उन्होंने वापस ली, और हम लोगों ने फिर सबको सूचित भी किया कि अब आने की ज़रूरत नहीं, चूँकि प्रशासन तैयार हो गया है और प्रशासन कह रहा है कि मैं अशोक स्तंभ वहाँ पर लगाऊंगा। उन्होंने नियमावली भी दिखाई डीएम साहब ने कि ऐसे कोई भी जो मूर्ति हो या अशोक स्तंभ हो कहीं पे लगा है कि उसको बदलना है, तो उसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है, ऐसे कहने से कुछ नहीं हो सकता। तब हम लोग संतुष्ट हुए और वो कॉल ऑफ किया। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को निपटा दिया। हरदोई की बात करें तो हरदोई में सौंदर्यीकरण को लेकर बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है। कहीं नुमाइश चौराहे का सौंदर्यीकरण, कहीं सिनेमा चौराहे का, कहीं जिनपी चौराहे का, जी जी। अब डीएम चौराहे के सौंदर्यीकरण की बात चल रही है। जी जी। तो क्या लग रहा है, सौंदर्यीकरण पर ही हरदोई जाना जाएगा क्या? हरदोई नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश। सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। सरकार शिक्षा, रोजगार, नौकरी, महंगाई सब पे फेल है। तो इनको अभी चुनाव में भी जाना 27 में, तो क्या करेंगे? सौंदर्यीकरण करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे। तो मुझे लग रहा है उसी का एक पार्ट है। सौंदर्यीकरण हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को जो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा, आज शिक्षा बर्बाद कर दी है। आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं और जगह जगह पे दारू के अड्डे खोले जा रहे हैं। जो उच्च शिक्षा थी इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी के बस में नहीं है। तो शिक्षा बर्बाद कर दी, रोज़गार है नहीं। सबसे बड़े जो रोज़गार की मारामारी इसी समय चल रही है। सरकारी नौकरी समाप्त हो गई है, केवल और केवल संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जहां बहुत आवश्यक होता है तो वहां पर नियुक्तियां हो रही हैं। तो इन सब मुद्दों पे सरकार फेल है। जो पिछड़ों दलितों का आरक्षण था, 27% आरक्षण बैकवर्ड का और 21% आरक्षण जो है दलित समाज का, वो पिछले 12 साल में जितनी भी नियुक्तियाँ, तो नियुक्तियाँ हो नहीं रही। अगर नियुक्तियाँ निकलती हैं तो या तो फिर वो भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ती हैं या उनका पर्चा लीक हो जाता। आप देख रहे हैं नीट का पर्चा लीक हो गया और कई बार लीक हो चुका। अभी एसएससी एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तमाम ऐसे जो नौकरियां की बात आती है तो वहाँ पे तो पर्चा लीक होता है, भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ता है और या वो परीक्षा रद्द होती है। तो सरकार रोजगार दे नहीं पा रही, नौकरी दे नहीं पा रही, पिछड़ों दलितों का आरक्षण दे नहीं पा रही, इसलिए सरकार फेल है। तो यही सब करेगी, हिंदू मुसलमान करेगी। आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से हिंदू मुसलमान का प्रयास है और सौंदर्यीकरण करे वो अच्छी बात है, इसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। अच्छा, आज के बात करें, राजनीति में विकास ज़्यादा माने रखता है या जातीय समीकरण माने रखता है? आज की राजनीति में अगर बात करें, विकास तो निश्चित ही माने रखना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो स्थितियाँ हैं प्रदेश की, देश की, धार्मिक उन्माद भी फैलाया जा रहा है और जातिवादी जो मानसिकता है उसको भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश में नियुक्तियाँ हैं वो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर ही हो रही हैं। आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में डीएम एसपी की लिस्ट उठाइए, कौन लोग हैं वहाँ पर? मैक्सिमम लोग, मुझे लग रहा है 60 से ऊपर परसेंटेज में मुख्यमंत्री जी के स्वजाति ही बैठे हैं। और ज़िले में देखिए तो एक वर्ग का ही वर्चस्व है। पिछड़े दलित केवल और केवल वोट देने के लिए हैं, उनको ना तो भागीदारी दी जा रही है। तो ये जातिवादी मानसिकता भी है सरकार की और सांप्रदायिक तो हमेशा से रहे हैं, यही उनका चुनावी एजेंडा रहता है। लेकिन जनता अब समझ गई है और विशेष तौर से पिछड़े दलित समाज, पीडीए समाज समझ रहा है। पीडीए समाज अगर समझेगा
तो 27 में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित हैं। पंचायत चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आगे बढ़ा दिया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं? पंचायत चुनाव भी इसीलिए बढ़ाया है, उनको पता था कि जनता हमसे नाराज़ है। पंचायत चुनाव होगा, उसमें भाजपा समर्थित लोगों की करारी हार होगी, तो हमारा विधानसभा चुनाव और भी खराब होगा। इसको देख के उन्होंने, दूसरा वो सोच रहे हैं कि जो प्रधान है वो हमारे गुलाम हैं। जो इस समय पंचायत के विभिन्न पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको हम डरा के धमका के और उनको जो है हम अपने पक्ष में कर लेंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। तो ये प्रयास है भाजपा का, और इसी के तहत इन्होंने पंचायत चुनाव बढ़ाए हैं। और मुझे लग रहा है इससे कुछ होने वाला नहीं। जनता इनसे नाराज़ है, दुखी है, पीड़ित भी है, और इन्होंने जिस तरह अपमानित किया है उसका बदला 2027 में लेने जा रही है और इनको हराने जा रही है। जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा उस विधानसभा की बात करें तो ऐसा अभी तक कौन सा अनसुलझा हुआ मुद्दा है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है सबाजपुर विधानसभा? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने गिनाया था। स्वास्थ्य की वहाँ दिक्कत है, रोडों की वहाँ दिक्कत है, वहाँ आज भी जो है भ्रष्टाचार पर चरम पे है, और जातिवाद भी चरम पे है। एक वर्ग जो है बहुसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला उसकी नहीं है। और तुम्हारे बहुत सारी दिक्कतें हैं, बिजली की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, किसानों के लिए खाद की जो है भरपाई नहीं हो पा रही है। जो आवारा पशु हैं, मुझे लग रहा है सबाजपुर में सबसे ज़्यादा है, और उनकी फसल चट कर जाते हैं। हम तो देखते हैं किसान रात में बेचारा ठंड में, गर्मी में, बरसात में अपने खेतों के आसपास ही सो रहा है, तो उनकी फसलें भी जा रही हैं, नस्लें भी जा रही हैं। अच्छा, अभी एक आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की बेटी को लेकर विवादित टिप्पणियां आई, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत ही दुखद है जब भाजपा किसी मुद्दे पे आदरणीय अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी को नहीं घेर पा रही है तो उनकी बेटी को लेके कमेंट करते हैं। और इतना गंदी मानसिकता भाजपा की होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटियों पे टिप्पणी कर रहे हैं, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता है। जनता इनको देख रही है और जनता इनका जवाब जो है 2027 में जरूर देगी। अच्छा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश जी की योजनाएं क्या थीं, क्या क्या उन्होंने प्रमुख काम किए थे, उनकी योजनाएं गिनाएं। अखिलेश जी की बहुत सारी योजनाएं आज भी धरातल पर दिखाई पड़ती हैं, चाहे एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे ये पुलिस सेवा का मामला हो, 100 नंबर था जिसको इन्होंने बदल दिया है। लखनऊ में तमाम विकास के काम हुए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। चाहे स्टेडियम का मामला हो लखनऊ में, या और तमाम, एक मॉल था उसको भी बनाया था, वो सरकारी मॉल था, योगी जी ने जो है उसको बेचने का काम किया। पुलिस का जो मुख्यालय है उसको अखिलेश जी ने बनाया। अखिलेश जी ने बहुत सारा काम किया, चूँकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो पढ़ के आए हैं बाहर से, और उनके नज़रिया विकास का ही रहा। उन्होंने जितना विकास किया मुझे लग रहा है कि शायद ही किसी सरकार में हुआ हो, लेकिन जनता उनके विकास को समझ नहीं पाई, इनके बहकावे में, इनके जुमलों में आ गई, और उसने उस सरकार को हटाया और उसका खामियाजा भुगत रहे। आज शिक्षा गायब है, रोजगार गायब है, महंगाई चरम पे है, हमारा हर तंत्र, आज देश की जो इकोनॉमी है वो सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। आप देखिए 2.5 लाख करोड़ इस समय कर्ज है इंडियन IMF का, और जितनी हमारी देश की संस्थाएं जो पिछली सरकारों ने बनाई थी, आदरणीय मोदी जी सबको बेच रहे हैं। कहते हैं पैसे की बहुत कमी इसीलिए नौकरियां नहीं दे रहे हैं, लेकिन अडानी अंबानी जो है मालो माल हो रहे हैं। आज कहते थे मेरा 56 इंच का सीना है और मेरा डंका पूरे विश्व में जो है बज रहा है। ट्रंप उनको रोज का रोज अपमानित करने का काम कर रहा है। उनके कारण देश पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है कि हमारा जो है एक्सपोर्ट घट गया है। आज इंपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है और एक्सपोर्ट इतना कम हो गया है कि वो बैलेंस ही ख़त्म हो गया। कहते थे मेक इन इंडिया,
तो कहाँ चला गया? आज मुझे लग रहा है कि इस देश में शायद ही मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो रही है, सब कुछ इंपोर्ट किया जा रहा है। चाइना को आप गाली देते हैं, लेकिन चाइना से इंपोर्ट जो है कितना कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ के पूंजीपति हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन तो भारत देश का डंका तो विदेशों में बज रहा है, ये तो कहाँ बज रहा है? कहाँ बज रहा है? अभी आपने देखा कि वहाँ के अमेरिका ने जो यहाँ के प्रवासी थे अमेरिका में, उनको हथेली और बेड़ी में अपने हवाई जहाज से यहाँ पे छोड़ा, और दूसरी तरफ एक छोटा सा कंट्री है उसने जो है मना कर दिया, बोले ऐसे आप लाओगे तो मैं अपने धरती पे आपका जहाज़ उतरने नहीं दूंगा। उसने जाके वियतनाम की मैं बात बता रहा हूँ, वियतनाम ने मना कर दिया कि ऐसे अगर अपमानित करके हमारे जो देशवासी हैं उनको लाओगे तो हम आपका जहाज़ अपने देश में, अपने कंट्री में उतरने नहीं देंगे। उसने अपना जहाज़ भेजा वहाँ, और ससामान जो उन्होंने डिपोर्ट किए थे लोग, उनको वापस लेके आया। हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ी में लाया गया, हम पे टेरिफ बढ़ा दिया गया। जो टेरिफ कभी 5% होता था आज 50% हो गया है। रोज़ मोदी जी को अपमानित करता है, कहता है अगर जिस दिन मैं चाहूँ मोदी जी की राजनीति ख़त्म कर सकता हूँ। अभी कहा ट्रम्प ने, तो क्या है यही डंका बज रहा है। आज जब आपका युद्ध पाकिस्तान से हुआ, आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ फिर भी 2-3 देश थे, लेकिन आपके साथ कोई नहीं था। तो ये डंका नहीं, बल्कि ये हमारी जो ये विफलता है, हमारी ये फॉरेन पॉलिसी की विफलता है, और ये मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं। मुझे लग रहा है ये केवल हिंदू मुसलमान और ये सब करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनसे हमारी जनता को जो है मुक्ति पानी चाहिए, और समय आने वाला है जो जनता इनको बाहर करेगी। हाल ही में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जीत हुई। कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी 27 में भी रिपीट हो? आप लोग नहीं, वो जीत नहीं बल्कि वो लूट थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से SIR का वहाँ दुरुपयोग किया गया, 27 लाख वोट, 27 लाख वोट केवल इसलिए जो है उनको सम्मिलित नहीं किया कि कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, कहीं कुछ और छोटी मोटी मिस्टेक थी। और हालत ये है आज कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, जो वहाँ के जज थे, उनका जवाब ये था कि 27 लाख वोट, ये जो वोट हैं ये आपकी बात सही है, लेकिन आज नहीं तो कल वोट दे लेंगे। जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि एक भी वोट कटना नहीं चाहिए, एक भी वोट बचना नहीं चाहिए। और 27 लाख वोट जो है वहाँ पे उनको किनारे करके वो चुनाव कराया गया। तो ऐसे में अगर जीत हुई है, वो भी शायद बहुत कम ही वोट से हुई है, यही 27-28 लाख वोट से हुई है। अगर वो वोट सम्मिलित होते तो मुझे लग रहा वो होता। दूसरा, किस तरह इन्होंने प्रचार प्रसार किया, किस तरह जो है संस्थाओं का दुरुपयोग किया। CRPF के 2.5 लाख वोट, 2.5 लाख लोग वहाँ पर चुनाव के दौरान वहाँ पड़े रहे। जो तमाम ऐसे अधिकारी थे उत्तर प्रदेश के, अन्य प्रदेशों के, जिन पे ये था कि ये सत्ता पक्ष का जो है पक्ष करते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे लगाया गया। 2.5 लाख CRPF, 50 लाख तो मुश्किल जो है 50,000 तो ईरान के लिए लगाया था अमेरिकी फोर्स, यहाँ 2.5 लाख एक चुनाव के लिए लगा दिया। और वो क्या करते रहे, किस तरह लोगों को वोट नहीं डालने दिया, किस तरह लोगों को निकलने नहीं दिया। जो वहाँ पे विपक्ष के लोग थे उनको जो है प्रताड़ित करने का काम किया। तो ये तो लूट थी, और ये लूट हुई है, जनता देख रही है। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में इनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर जागरूक है। SIR के काम भी यहाँ पहले हो चुका है, तो इतने ज़्यादा SIR के माध्यम से भी बेईमानी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ लड़ाई 60 और 40 की नहीं है, यहाँ लड़ाई 85 और 15 की है, या 90 और 10 की है। इसलिए हम लोग जीतेंगे। और इनको उत्तर प्रदेश से ही ये इन्होंने एंट्री की थी भाजपा ने, और उत्तर प्रदेश से ही इनको जो है बाहर होना पड़ेगा, पहले 27 फिर 29। आपके गृह जनपद फिर हरदोई में वापस आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सराफत अली पर एक आरोप लग रहा है कि महिलाओं को अपमान को लेकर, हालांकि उस आईडियो की पुष्टि नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन आरोप लग रहा है। तो कैसे देखते हैं इसको, जिला अध्यक्ष के वर्तमान कार्यकाल को क्या लग रहा है आपको? नहीं, जिलाध्यक्ष जी बहुत ही पुराने एक तो कार्यकर्ता हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और बहुत ही संयमित भी हैं।
ये किस तरह ये बातें आई मेरी नहीं जानकारी में है, और मैं ऐसे किसी भी बात को सार्वजनिक मंच से जो भी कह रहा है मैं उसको महत्व नहीं देता हूँ। अगर कोई बात थी तो उन्हें पार्टी के मंच पे उठाना चाहिए और उसको बात रखनी चाहिए। जहाँ तक मेरा संबंध है, जिलाध्यक्ष जी मेरे बहुत ही करीबी हैं, मेरे पिताजी के मित्र भी रहे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कमियाँ सभी में होती हैं, लेकिन ओवरऑल वो अच्छे व्यक्ति हैं और ये प्रकरण जो भी है मेरी बहुत जानकारी में नहीं। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, एक लाइन में रैपिड फायर में एक क्वेश्चन करते हैं, एक लाइन में आंसर दीजिएगा। सवाजपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक बागवी प्रताप सिंह रानू जी, कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल? बहुत ही विवादित कार्यकाल है। कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को उनके समय में प्रताड़ना हो रही है। इससे पहले रजनी जी वहाँ से विधायक हुई, उनके कार्यकाल को कैसे आपने देखा? वो एक वर्ग विशेष के लिए ही काम किए, बाकी आम जन को लेके कभी नहीं चले। हरदोई जनपद के प्रमुख नेता, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, माननीय नरेश अग्रवाल और उनके बेटे नितिन अग्रवाल, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माननीय नरेश अग्रवाल जी बहुत ही प्रतिष्ठित और हरदोई में जानने माने चेहरे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका प्रशंसक भी रहा हूं, पर राजनीतिक रूप से मैं देखता हूं कि वो जो है वर्ग विशेष के लिए ही काम करते हैं। जहां तक हरदोई के विकास की बात है, जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी देर तक आपसे बात हुई है, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ में। अगली खबर पाने के लिए अगले पॉडकास्ट के हमारे कोई हरदोई जनपद के सीनियर वरिष्ठ नेता होंगे। तो ये थे डॉक्टर अरुण मौर्य जी, जो सवाजपुर विधानसभा से भावी विधायक हैं। हरदोई से आरिफ की रिपोर्ट।